वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एफआर लेविस के बारे में, जो यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप राइट साइड में जो लिस्ट देख सकते हैं वो इनके सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स हैं, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो इनमें से जो द ग्रेट ट्रेडिशन है वो जनरली सिलेबस में तो होता ही है, बट बाकी सबका भी ओवरव्यू होना एक बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आज देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। इनका जन्म 14 जुलाई 1895 में हुआ था और 14 अप्रैल 1978 को इनकी मृत्यु हो गई। एफआर लेविस का जो पूरा नाम है वो है फ्रैंक रेमंड लेविस। ये इंग्लिश इनकी नेशनैलिटी है और इनका जो मेजर वर्क है वो अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी के बीच पब्लिश हुआ। अब इन एक बार हम इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म है उन पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ मैंने क्रोनोलॉजिकली लिस्ट प्रोवाइड किया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है उनका जो अर्लीस्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म है विच इज़ वेरी कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वो है न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री पब्लिश्ड इन द ईयर 1932। फिर आता है फॉर कंटिन्यूटी, देन कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये इन्होंने अकेले नहीं लिखा था, ये लिखा था डेनिस थॉम्सन के साथ कोलैबोरेशन में। फिर रिवैल्यूएशन, एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी, द ग्रेट ट्रेडिशन जिसके बारे में तो आप सबको पता होगा, द कॉमन परस्यूट, डीएच लॉरेंस अ नॉवेलिस्ट। ये उनके सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एफआर लेविस की मेजर क्रिटिकल वर्क्स को एनलिस्ट कर दिया है क्रोनोलॉजिकली, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला जो वर्क है वो है न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री पब्लिश्ड इन 1932। देन फॉर कंटिन्यूटी 1933, कल्चर एंड एनवायरनमेंट जो इन्होंने डेनिस थॉम्सन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा हुआ है 1933 में पब्लिश हुई। देन आया रीवैल्यूएशन, एजुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी, द ग्रेट ट्रेडिशन, द कॉमन परस्यूट एंड डीएच लॉरेंस अ नॉवेलिस्ट 1955। अब एक एक करके हम इसे आगे देखेंगे। इसके जितने भी वर्क्स हैं उसे हम 4 क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पोइट्री, मतलब लेविस ने सबसे पहला जो क्रिटिकल वर्क लिखा है वो है पोइट्री के ऊपर। देन ही स्विच टू फिक्शन और नॉवल। फिर उन्होंने एजुकेशनल और सोशल इश्यूज़ पे बात की है, और जो फाइनल स्टेज है उसमें उन्होंने फ़िलॉसफी के बारे में बात की है। आइए एक एक करके इन चारों स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने पोइट्री के बारे में बात की है। इसमें हमें टीएस एलियट का इन्फ्लुएंस बहुत दिखेगा, जहाँ लेविस ने विक्टोरियन पोइट्री को री एग्जामिन किया है, और कुछ पोइट्स को इन्होंने मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइट्स बोला है, जो कि हैं जीएम हॉपकिंस, एज़रा पाउंड, डब्ल्यू बी येट्स एंड टीएस एलियट। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं कि न्यू बियरिंग्स में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, न्यू बियरिंग्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स किसे किसे कहा है लेविस ने। लेविस ने विक्टोरियन पोइटिकल आइडियल पे अटैक किया है। उनका मानना था कि वो लोग विक्टोरियन पोइट्स सॉट द कॉन्शियसली पोइटिकल एंड शोड अ सेपरेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। थॉट और फीलिंग में उनका सेपरेशन दिखाई देता था विक्टोरियन पोइट्स की पोइट्री में, और उनकी जो पोइट्री थी वो भी रियल वर्ल्ड से एकदम अलग लगती थी, ऐसा लेविस मानते थे। और जो टीएस एलियट का इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, ये वो खुद एक्नॉलेज करते हैं अपने द कॉमन परस्यूट में, जहाँ वो बोलते हैं, इट वॉज, आई कोट, इट वॉज मिस्टर एलियट हु मेड अस फुली कॉन्शियस ऑफ द वीकनेस ऑफ दैट ट्रेडिशन, यानी कि द विक्टोरियन पोइट्री का जो ट्रेडिशन था उसके बारे में बात कर रहे हैं लेविस। फर्स्ट स्टेज में जो दूसरा वर्क है वो है रीवैल्यूएशन, इन विच लेविस अंडरटेक्स द स्टडी ऑफ पोस्ट शेक्सपियरियन पोइट्री। और सबसे पहले जो इन्होंने बात की है वो है मिल्टन के बारे में। ही रीअसेस्ड द पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन एंड फाउंड मिल्टन अनएक्सिलरेटिंग, यानी कि डल और डम्ब। बट लेविस के इस क्रिटिसिज्म से मिल्टन की इमेज में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट जो उन्होंने बात की है वो है रॉबर्ट हेरिक एंड टॉमस कैरी के बारे में। टॉमस कैरी जो है वो एक कवेलियर पोइट है, एंड लेविस फाउंड कैरी सुपीरियर टू हेरिक। देन उन्होंने पोप को रिस्टोर किया उनके राइटफुल पोजीशन पे। इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो स्टेज है लेविस का, जिसमें इन्होंने नॉवल के बारे में बात किया है, इसमें इनकी मोस्ट फेमस वर्क पब्लिश हुई है वो है द ग्रेट ट्रेडिशन इन द ईयर 1948। अपने ग्रेट ट्रेडिशन में लेविस ने जिन जिन राइटर को अपने ग्रेट ट्रेडिशन में रखा है वो हैं जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट,
हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड एंड डी.एच. लॉरेंस। लेविस ने और उनके फॉलोअर्स ने कुछ मेजर राइटर्स को अपने कैनन से एक्सक्लूड कर दिया, जो है चार्ल्स डिकेंस, लॉरेंस स्टर्न एंड टॉमस हार्डी। यहाँ तक कि डिकेंस को एक मियर एंटरटेनर कह के साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन लेविस को अपना ये डिसीजन बाद में रिग्रेट करके चेंज भी करना पड़ा जब एडमंड विल्सन एंड जॉर्ज ऑरवेल ने डिकेंस के वर्क को रीवैल्यूएट किया। लेविस को डिकेंस का पोजीशन चेंज करके एक पूरा का पूरा वर्क डिकेंस को डेडिकेट करना पड़ा, दैट केम एज डिकेंस द नॉवेलिस्ट इन द ईयर 1970। नेक्स्ट जो वर्क है इस स्टेज में वो है डी.एच. लॉरेंस अ नॉवेलिस्ट दैट पब्लिश्ड इन द ईयर 1958। इसमें लेविस ने डी.एच. लॉरेंस के वर्क्स को रीवैल्यूएट किया है। अब पोइट्री और नॉवेल्स की तो बात हो गई। नेक्स्ट जो स्टेज है, लेविस ने सोशल और एजुकेशनल इश्यूज पे भी बात की है, और इसके अंडर जो वर्क्स आते हैं वो है कल्चर एंड द एनवायरनमेंट एंड फॉर कंटिन्यूटी। फॉर कंटिन्यूटी जो है इट्स अ सिलेक्शन ऑफ स्क्रूटिनी एसेज। स्क्रूटिनी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इन दोनों वर्क में जो है लेविस ने हाईली ट्रेंड इंटेलेक्चुअल एलिट्स का इम्पॉर्टेंस स्ट्रेस किया कि एक यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में हाईली ट्रेंड इंटेलेक्चुअल एलिट्स की कितनी ज़रूरत है और एक कल्चरल कंटिन्यूटी को प्रिजर्व करने में वो कितनी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो वर्क है एडुकेशन एंड द यूनिवर्सिटी, इसमें लेविस लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ डिटैचेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली लैंग्वेज जो है, आर थॉट्स आर शेप्ड बाय द लैंग्वेजेस वी नो। ये तो सपायर-वर्फ हाइपोथेसिस भी यही कहती है कि आर वर्ल्ड इज शेप्ड बाय द लैंग्वेजेस वी नो एंड नॉट वाइस वर्सा। सो लेविस भी यहाँ कुछ सिमिलर ही बात कर रहा है। लेविस ने इन इश्यूज़ के बारे में क्यों बात की, क्योंकि लेविस का मानना है जो क्रिटिसिज्म है वो एक तरह का एडुकेशन ही है जो इन टर्न इज़ प्रमोटिंग ह्यूमन लिविंग, इसलिए इन सब इश्यूज़ की बात करनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा लेविस मान रहे थे। बढ़ते हैं फोर्थ एंड फाइनल स्टेज में, जिसमें उन्होंने फ़िलासफ़ी के बारे में बात की है। इसमें दो वर्क है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं लेविस के द्वारा फाउंड की हुई लिटरेरी जर्नल स्क्रूटिनी के बारे में। इट वॉज ए क्वार्टरली रिव्यू एंड इट रन a little over 21 years from May 1932 to October 1953. Lewis used it as a vehicle for the new Cambridge criticism, upholding rigorous intellectual standards and attacking the dilettante elitism he believed to characterize the Bloomsbury group. Scrutiny provided a forum for identifying important contemporary work and reviewing the traditional canon by serious criteria. अपने इस जर्नल के थ्रू लेविस ने इतनी क्रिटिसिज्म की कि बाद में उन्हें भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस क्रिटिसिज्म ऑन मैनी इम्पॉर्टेंट पीपल।
अब बात करते हैं लिविस के मेन आइडियाज़ के बारे में। हिज प्राइमरी कंसर्न इज़ कल्चर। जैसे टी.एस. एलियट का प्राइमरी कंसर्न था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, वैसे ही लिविस का जो प्राइमरी कंसर्न है वो है कल्चर, और इन्होंने कल्चर के ऊपर काफ़ी वर्क्स भी लिखा है। अकॉर्डिंग टू लिविस, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लिविंग ऑर्डर्ड एंड पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद सम आइडियल ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। और लिविस मानते थे कि एक सिटीज़न को हमें पहले ट्रेन करना चाहिए टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ट्रू कल्चर एंड फॉल्स कल्चर इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द लेटर, दैट इज़ फॉल्स कल्चर। तो वो एक हमें एक सिटीज़न को, वी शुड नॉट लेट अ सिटीज़न बी शेप्ड बाय हिज एनवायरमेंट अनलेस एंड until he knows the difference between true culture and false culture, and he has the capacity to resist the false culture. Only then he can be left to be shaped by his environment. लिविस का एक और मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है टू कल्चर्स, द सिग्निफिकेंस ऑफ सी.पी. स्नो। इसमें इन्होंने सी.पी. स्नो के जो द टू कल्चर्स वर्क था उसको क्रिटिसाइज़ किया है, एंड जिस वजह से उनको बहुत नोटोरिटी भी फेस करनी पड़ी। सी.पी. स्नो ने अपने वर्क में बताया था कि जो प्रैक्टिशनर्स ऑफ साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन्स होते हैं उन दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि इफ़ समवन इज़ रीडिंग फिज़िक्स ही शुड ऑल्सो नो अबाउट शेक्सपियर, एंड इफ़ समवन इज़ रीडिंग शेक्सपियर ही शुड हैव अ लिटिल आइडिया ऑफ व्हाट फिज़िक्स इज़। Because according to Snow, a lack of knowledge of 20th century physics was comparable to an ignorance of Shakespeare. Well, in Snow के इसी आइडिया को लिविस ने अपने वर्क टू कल्चर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ सी.पी. स्नो में क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, लिविस का जो अटैक था इट वॉज एन एड होमिनम अटैक, यानी कि लिविस ने स्नो के वर्क पे अटैक ना करते हुए स्नो के कैरेक्टर और स्नो की ट्रेट्स पे अटैक कर दिया, यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने स्नो पे ही अटैक कर दिया। हो सकता है लिविस अपना कोई पर्सनल ग्रज निकाल रहे हो स्नो से, इस वजह से उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा फ्रॉम द पब्लिक फिगर्स लाइक लॉर्ड बूथबी एंड लियोनेल ट्रिलिंग। लिविस ने एक और मेजर आइडिया दिया है, दैट इज़ थर्ड रियल्म। लिविस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द थर्ड रियल्म एज अ नेम फॉर द मेथड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिटरेचर। लाइक लिटरेचर जो है, व्हेन वी रीड समथिंग इट एग्जिस्ट्स इन आवर माइंड्स and it is not something private like a dream or public in the sense of something that can be tipped over. इसी को उन्होंने नाम दिया है थर्ड रियल्म, द लिटरेचर विच एग्जिस्ट्स इन आवर माइंड एज ए वर्क ऑफ कोलैबोरेटिव रिकॉन्स्टिट्यूशन। खैर लिविस के इस आइडिया को ज़्यादा पॉपुलैरिटी और प्रेज़ नहीं मिल पाई, इसलिए शायद आपने नहीं सुना होगा। लिविस ने जो क्रिटिसिज्म फेस किया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लिविस ने अपने जर्नल स्क्रूटिनी के थ्रू बहुत लोगों पे क्रिटिसिज्म पास किया था, तो इस वजह से इट ऑल्सो लेड टू अ ब्रीच विथ टी.एस. एलियट हु रोट, आई कोट, I so strongly disagreed with Dr. Lewis during the last days of scrutiny and objected to his attacks and innuendos about people I knew and respected. I think it is a pity he became so intemperate in his views and was extravagant in his admirations, as I had, in the earlier stages of the magazine, felt great sympathy for its editor. Well, ये तो बात हुई टी.एस. एलियट की, लेकिन बहुत सारे नॉवलिस्ट ने अपने नॉवल के डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू भी लिविस को क्रिटिसाइज़ किया है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला जो है, ए.एस. बायट ने अपने नॉवल पोजेशन के थ्रू, पोजेशन में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ब्लैकेडर, उसके बारे में लिखते हुए बोलती हैं, लिविस डिड टू ब्लैकेडर व्हाट ही डिड टू सीरियस स्टूडेंट्स, ही शोड हिम द टेरिबल, द मैग्निफिसेंट इम्पॉर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइमल्टेनियसली डिप्राइव्ड हिम ऑफ एनी कॉन्फिडेंस इन हिज ओन कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट टू और चेंज इट.
मतलब एक तरफ उसको लिविस ब्लैकेडर को ये तो दिखाते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर की कितनी अर्जेंसी है, कितना इम्पोर्टेंस है, दूसरी तरफ उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू एनीथिंग और चेंज इट। नेक्स्ट जो नॉवेल है द ग्रेट परस्यूट बाय टॉम शार्पी, इसमें क्या होता है एंडिंग में हीरो जो है द प्रोटैगनिस्ट ही एंड्स अप टीचिंग लिविसाइट क्रिटिसिज्म एज अ रिलीजन इन द अमेरिकन बाइबल बेल्ट। मतलब लिविस का क्रिटिसिज्म वाज सो हार्श एंड सो सीरियस कि यहाँ पे उन्होंने लिविसाइट क्रिटिसिज्म को एक रिलीजन की तरह ही पोर्ट्रे कर दिया है टॉम शार्पी ने, जहाँ जिस अपने वर्क द ग्रेट परस्यूट में जहाँ जो हीरो है ही एंड्स अप टीचिंग लिविसाइट क्रिटिसिज्म एज अ रिलीजन इन द अमेरिकन बाइबल बेल्ट। आगे देखते हैं क्लाइव जेम्स ने तो लिविस को अपने वर्क में प्रॉफिट ही बना दिया है। उनका वर्क है इट्स अ मॉक हीरोइक पोम पेरेग्रिन पाइक। ही इसमें द एपोनिमस हीरो स्टडीज लिटरेचर अंडर द प्रॉफिट F.R. लूसलिफ। लिविस पे पन करते हुए जेम्स ने लूसलिफ नाम रख दिया है। नेक्स्ट है स्टीफन फ्राई ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द फ्राई क्रॉनिकल्स में लिविस को a sanctimonious prick of any parochial significance बताया है, who can explode in wrath and anathematize anyone who dare disagree with him। well ये तो हमने देखा ही, उन्होंने स्क्रूटिनी में कितने हार्श क्रिटिसिज्म किए थे, इस वजह से लिविस को ये सब फेस करना पड़ रहा है। जो लिटरेरी क्रिटिक जॉन ग्रॉस है ही अक्यूजेस लिविस ऑफ नैरोनेस, स्पाइटफुलनेस, डॉगमेटिज्म, डिस्टॉर्शन, ओमिशन एंड स्ट्राइडेंट ओवर स्टेटमेंट। खैर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट लिविस ने भी तो कुछ ऐसा ही किया था। F.R. लिविस यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना समझा और आप कितना रिटेन कर पाया थ्रू दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन प्रैक्टिस द MCQs ऑन F.R. लिविस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।